नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। अपवाह तंत्र यानी नदी के बारे में। दोस्तों, नदी से एक क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते ही हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। भारत के अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का निर्माण एक नदी तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा होता है। क्या होता है दोस्तों? जो अपवाह तंत्र है, इसका निर्माण एक नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा होता है। एक नदी के द्वारा जो अपवाहित होता है वह क्षेत्र अपवाह बेसिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो ड्रेनेज होता है, जो नदी होता है, उस क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है। इस अध्याय में हम भारत के नदियों का गहन अध्ययन करेंगे। नदी क्या है, आगे देखते हैं दोस्तों। नदी क्या है? जो रिवर है, प्राकृतिक रूप से बहते हुए जल धारा को ही नदी कहा जाता है। इसका सोर्स क्या है दोस्तों? इसका सोर्स है ग्लेशियर, रेनफॉल वाटर। ठीक है। नदियों का क्या लाभ है? नदियों का निम्न लाभ है दोस्तों। नदी का लाभ जैसे पेयजल का स्रोत है, सिंचाई का स्रोत है, उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, मछलियों का स्रोत है, कंकड़ पत्थर बालू आदि का स्रोत नदी है दोस्तों। जल विद्युत उत्पादन का स्रोत है। नदी की समस्या क्या है? समस्या नदी की समस्या है प्रदूषण और विवाद। नदियों की समस्या है। प्रदूषण का क्या कारण है दोस्तों? प्रदूषण का कारण है कि बड़े बड़े बांध का निर्माण करना प्रदूषण का निम्न कारण है। बड़े बांधों का निर्माण करना घरेलू अपशिष्ट पदार्थ के कारण भी होता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण होता है। सीवेज की समस्या के कारण होता है। फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन के कारण भी प्रदूषण होता है दोस्तों। नदी का प्रदूषण होता है। अगर ये सब हम लोग कम कर दें तो नदी का प्रदूषण क्या होगा? कम हो जाएगा। विवाद, कुछ विवाद हैं दोस्तों, जैसे नदी के दोहन को लेकर के विवाद है, राज्य के बीच भी विवाद है, और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो अधिनियम है 1956 में बना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राज्य नदी जल विवाद अधिनियम कितना में बना? 1956 में बना। इसको आप याद रखेंगे। ये नदियों के लेकर डिस्प्यूट को ही करता है दोस्तों, कंट्री के बीच। ठीक है। अगर दो देशों के बीच नदी विवाद है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। नदी दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होता है हिमालय नदी और दूसरा होता है प्रायद्वीप नदी। हिमालय नदी, इसका सोर्स ग्लेशियर होता है, और प्रायद्वीप नदी का जो सोर्स है वो रेनफॉल वाटर है, वर्षा का पानी है। ठीक है। हिमालय नदी जो है बारहमासी नदी होता है, 12मासी नदी। ये प्रत्येक सालों भर, मतलब 12 महीना ये बहते रहती है, इसमें पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन प्रायद्वीप नदियाँ क्या होती है? ये मौसमी होती है। ये मौसम में ही रहती है। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है? सूख जाता है। जब बरसात होती है तो ये बहने लगती है। ठीक है। उपजाऊ भूमि ज़्यादा होती है, ये उपजाऊ भूमि कम होती है। ठीक है। हिमालय नदियाँ का क्या क्या उदाहरण है? जैसे इंडस हो गया, जिसको सिंधु बोला जाता है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये हिमालय नदी है। प्रायद्वीप नदियाँ हैं दोस्तों, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, और ये अरब सागर में जाकर के जो गिरने वाली नदी होती है, लूनी अरब सागर में गिरती है। आगे हम लोग देखेंगे सभी नदी के बारे में, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर। ठीक है। ये सब नदी जो है प्रायद्वीप नदी है।
इंडस नदी, सिंधु नदी का तंत्र हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग और इसका विस्तार में देखेंगे। ये चिमायुंग ग्लेशियर है। ये जो ग्लेशियर देख रहे हैं दोस्तों, ये चिमायुंग ग्लेशियर है। इसी से कौन कौन सी नदी निकलती है? इसी से इधर इंडस नदी निकलती है, ठीक है, जिसको सिंधु बोलते हैं। इधर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इधर सतलज नदी निकलती है। चिमायुंग ग्लेशियर से ही 3 नदी निकलती है। जो सिंधु नदी निकलती है बोखरचू से निकलती है, मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी और राकस ताल से सतलज नदी निकलती है दोस्तों। आगे हम लोग इसको विस्तार रूप से देखेंगे। सिंधु नदी, सिंधु नदी क्या दोस्तों? ये सिंधु नदी जो है चिमायुंग ग्लेशियर के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, जो ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। किसका भाग है ये? ट्रांस हिमालय का एक भाग है, ठीक है, जो अरब सागर में गिर जाती है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे इंडिया का नक्शा है, ठीक है। ये है, ठीक है। अब यहीं चिमायुंग ग्लेशियर इस जगह है। यहाँ से इस प्रकार से निकल करके दमचौक से होते हुए चिल्लास से बाहर निकल जाती है ये सिंधु नदी, ठीक है। कहाँ? चिमायुंग ग्लेशियर से निकल करके दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से सिंधु नदी निकल जाती है, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? ये दमचौक से प्रवेश करती है। इसको बड़ा इमेज आगे बनाए हुए हैं, इसको हम लोग बड़ा करके देखेंगे। इंडस सिंधु नदी, यह नदी चिमायुंग ग्लेशियर से निकलकर दमचौक से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। चिमायुंग ग्लेशियर से निकलती है और यह दमचौक में भारत में प्रवेश करती है और यह नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये रेंज, यही रेंज जो है लद्दाख है और ये जास्कर है। लद्दाख और जास्कर के बीच ये सिंधु नदी इस प्रकार से इसके बीच में होकर के बहती है, ठीक है। देखिए और क्या क्या चीज़ है इसमें कि ये जो फिर इधर से भी कुछ कुछ नदी निकलती है, जैसे नुब्रा नदी हो गया, ठीक है, गलवान नदी हो गया, सियोक नदी हो गया, गिलगित नदी हो गया, ठीक है, काबुल नदी हो गया। ये सब सिंधु की जो है सहायक नदी है दोस्तों। क्या नदी है? सहायक नदी है, ठीक है। फिर और बहुत सारे नदी निकलती है, जैसे यहाँ से देखिए, यहीं से इधर से चिनाब नदी निकलता है, यहाँ से झेलम नदी दोस्तों, इधर से रावी नदी निकलती है और फिर यहाँ से सतलज नदी निकलती है। तो सभी के जो बीच दोआब हैं उनके कुछ कुछ नाम हैं। जैसे सिंधु और झेलम के बीच का दोआब है सिंधु सागर, उसी प्रकार झेलम और चिनाब के बीच चोल दोआब कहा जाता है दोस्तों, ये वाला एरिया। और रावी, चिनाब और रावी के बीच को रचना कहा जाता है। चिनाब और बनास के बीच भी एक दोआब है जिसे व्यास दोआब कहा जाता है। तो ये दोआब के बारे में था। आगे हम लोग इसको लिखे हुए देखें। क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है कि ये चिमायुंग ग्लेशियर से निकल करके लद्दाख और जास्कर से बीच होते हुए पाकिस्तान में इधर प्रवेश कर जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन है? नुब्रा है, सियोक है, गिलगित है, काबुल है। ये सब नदी जो है इसकी सहायक नदी है। दोआब क्या क्या? सिंधु सागर दोआब,
चल दोआब, रचना दोआब, ठीक है, और व्यास दोआब। ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है काबुल। यह हिंदुकुश पर्वत से निकल करके सिंधु में मिलती है। जो काबुल है दोस्तों, ये हिंदुकुश पर्वत से निकल करके सिंधु नदी में मिलती है। यह अफ़गानिस्तान में 560 किलोमीटर और पाकिस्तान में 140 किलोमीटर तक का अपवाह तंत्र है। काबुल नदी के बारे में, वो स्वात नदी भी पाकिस्तान से बहने वाली नदी है, जो काबुल की सहायक नदी है। स्वात नदी किसकी सहायक नदी है? काबुल की सहायक नदी है। इसे पाकिस्तान की ठीक का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। स्वात नदी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ गन्ने की खेती की जाती है। स्वात नदी घाटी में गेहूं और गन्ना का उत्पादन किया जाता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक दर्रा है दोस्तों, जिसे खैबर दर्रा कहा जाता है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा बोला जाता है। ये है खैबर दर्रा दोस्तों। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का ये कार्य करता है। एक गोमल नदी है। गोमल नदी अफ़गानिस्तान के गोमल ज़िले में से निकलती है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। जोब नदी है, गोमल की सहायक नदी है। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित है दोस्तों। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। दोआब किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। दोआब क्षेत्र जो होता है दोस्तों, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ दोआब क्षेत्र में क्या पाई जाती है? दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो बहुत ही उपजाऊ होता है। सिंधु नदी का दोआब भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नहर सिंचाई परियोजना बेहतर है। कौन कौन से नहर सिंचाई परियोजना है आगे हम लोग देखेंगे। जो दोआब क्षेत्र है दोस्तों, जो मैप में आपको दिखाए थे, ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच, यानी कि सिंधु, इंडस और झेलम के बीच को सिंधु सागर कहते हैं। झेलम और चिनाब के बीच चल दोआब कहा जाता है। ठीक है, चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब कहा जाता है। रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब कहा जाता है और ब्यास और सतलज के बीच बिष्ट दोआब कहा जाता है। वहाँ आपको हम गलत बता दिए थे दोस्तों, मिस्टेक हो गया था हमसे। ठीक है, रावी और ब्यास के बीच को बारी दोआब कहते हैं। ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच बिष्ट दोआब। तो कौन कौन से दोआब है ऊपर से दोस्तों? ये सजाने के लिए भी आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण के दोआब को क्रम से सजाएं। तो हो जाएगा सिंधु सागर, चल दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और बिष्ट दोआब। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो हुआ है वो 1960 में हुआ है। सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960 में हुआ है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इस समझौते के तहत ऊपर के 3 नदी, जो भारत का नक्शा देखे थे दोस्तों, हम लोग देखे थे इस प्रकार से। तो जो ऊपर की जो 3 नदी है, इसका ऊपर की 3 नदी कौन कौन है? सिंधु है, झेलम और चिनाब है। इसकी जो 80% पानी है, इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% इसका उपयोग भारत करेगा। और नीचे का जो 3 नदी है, जैसे रावी, ब्यास और सतलज, टोटल 6 नदी है। नीचे की 3 नदी रावी, ब्यास और सतलज, इसका जो 80% पानी है वो भारत उपयोग करेगा और 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। ऊपर वाले 3 नदी का कौन उपयोग करेगा? 80% पाकिस्तान करेगा दोस्तों। और नीचे वाले 3 नदी का जो पानी है उसका 80%
भारत करेगा। गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। इसकी मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी, गिरती है बंगाल की खाड़ी में। लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो सबसे लंबी है। ठीक है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी को कहा जाता है। इसका अपवाह तंत्र 15 राज्यों में 26% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो अपवाह तंत्र है 15 राज्यों में और 26% क्षेत्र पर फैला हुआ है। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी जो है गंगा नदी है। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी क्या है? स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी गंगा नदी है दोस्तों। इस नदी के पानी में क्या पाया जाता है जो स्वतः स्वच्छ हो जाती है? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ठीक है, जो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो हानिकारक है, जो पानी को दूषित करता है, उसी को ये खा जाता है। आगे मैप के माध्यम से गंगा नदी को विस्तार से हम लोग देखते हैं। ऊपर से देख लेते हैं, फिर नीचे देखें। निकलती है गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से दोस्तों। ये देखिए गोमुख ग्लेशियर है और सतोपत ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और सतोपत से अलकनंदा निकलती है। ठीक है, क्या क्या? गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी और सतोपत ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी निकलती है, और ये दोनों नदी देवप्रयाग में मिल जाती है और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और सतोपत ग्लेशियर से जो है अलकनंदा निकलती है, और देवप्रयाग में मिलती है जब, तो इसका नाम गंगा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ऊपर से 3 नदी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, 3 नदी मिलती है। कौन कौन? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। जो विष्णुप्रयाग जहाँ मिलती है उसे धौली गंगा कहते हैं। विष्णुप्रयाग धौली गंगा मिलती है वहाँ। सॉरी दोस्तों, हमको बोलने में मिस्टेक हो गया। धौली गंगा शुरू में मिलती है, उसके बाद नंदाकिनी मिलती है, उसके बाद पिंडारी नदी मिलती है। 3 नदी ऊपर से मिलती है। धौली गंगा जहाँ मिलती है अलकनंदा से, विष्णुप्रयाग कहलाता है। नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे नंदप्रयाग कहते हैं इस जगह। ठीक है, और कर्णप्रयाग पिंडारी नदी जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं, और इधर से मंदाकिनी नदी मिलती है जिसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको विष्णुप्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको नंदप्रयाग कहते हैं। और पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग बोलते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं, और यहीं से इस नदी का नाम गंगा हो जाती है। आगे हम लोग इधर से देखेंगे, इधर यमुना नदी है। ठीक है, पूछा जाता है सबसे पहला सहायक नदी, गंगा की सबसे पहला सहायक नदी कौन है दोस्तों? रामगंगा। देखिए इधर से ये जमुना आ रही है, यमुना नदी। ठीक है, तो गंगा की सबसे पहली जो सहायक नदी है उत्तराखंड से
रामगंगा निकलती है। पहली सहायक नदी रामगंगा जो कन्नौज में मिलती है, ठीक है। और दूसरी जो सहायक नदी हो जाएगा वो यमुना हो जाएगा, जो यमुना और गंगा जहाँ मिलती है उसी को प्रयागराज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में ही मिलती है, प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद यमुना नदी की जो सहायक नदी है, इधर से चंबल नदी मिलती है, यहाँ से बेतवा नदी मिलती है और केन नदी मिलती है, ठीक है। इटावा में मिलती है चिनाब नदी, ठीक है। हमीरपुर में बेतवा नदी। अब आगे देखिए, चिनाब नदी का भी सहायक नदी है छिप्रा नदी, जो चंबल नदी, चिनाब नहीं दोस्तों, चंबल नदी। चंबल नदी जो निकलती है जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और छिप्रा नदी कारकीबड़ी पहाड़ी से निकलती है। विंध्य पर्वत से निकलती है बेतवा नदी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी क्या हुआ? सबसे पहली सहायक नदी हो गया रामगंगा, ठीक है। कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती है। प्रयागराज के बाद देखेंगे फूलहर झील से गोमती नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए सरयू नदी जो अयोध्या में है। सरयू और शारदा ये दोनों मिल करके घाघरा नदी हो जाता है, जो छपरा में मिलता है। गाजीपुर में गोमती, और पटना में यहाँ देखिए सोन नदी मिलती है, ठीक है, जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, ठीक है। इधर नर्मदा चली जाती है और पटना में जाकर के सोन नदी मिलती है, किससे? गंगा से होकर के। आगे इसका नेक्स्ट जो है पटना के बाद से, ठीक है, पटना के बाद से हो गया सोनपुर। सोनपुर में जो गंडक नदी मिलती है जो नेपाल से निकलती है, ठीक है। उसके बाद कोसी नदी मिलेगी। उसके बाद महानंदा जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ये नदी गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है, ठीक है। एक तो जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको पद्मा बोलते हैं, और जो कोलकाता से होते हुए गुजरती है उसको हुगली कहते हैं। तो नदी गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है, पद्मा और हुगली। आगे देखते हैं दोस्तों गंगा नदी के बारे में ही ये मैप था। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है? गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा हो गया। गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम स्थल क्या है? फूलहर झील है। दो नदी जो एक ही जगह से निकलती है और दोनों एक दूसरे के विपरीत बहती है। आपने देखा दोस्तों नर्मदा और सोन, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके इधर चली जाती है सोन नदी जो पटना में जाके मिलती है, और इधर नर्मदा नदी। तो एक ही जगह से दो नदी निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी, और जो एक दूसरे के विपरीत बहती है। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। हुगली नदी क्या है? गंगा नदी का वितरिका है। नेक्स्ट है कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है गंगा नदी पर हरिद्वार और प्रयागराज में लगती है। कुंभ मेला कहाँ लगती है? हरिद्वार और प्रयागराज में, ठीक है, गंगा नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसका उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील मानसरोवर झील से होती है और अंशी ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत क्षेत्र से होते हुए भारत से होते हुए बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। आगे मैप के माध्यम से देखेंगे। तिब्बत में सांगपो का के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को,
अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी के नाम से तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। तिब्बत क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण यहाँ गाद और सिल्ट कम होती है और बहाव ज़्यादा होता है। क्या है, तिब्बत क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण यहाँ गाद सिल्ट कम होता है और बहाव ज़्यादा होता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इंडिया में 917 किलोमीटर बहती है। ठीक है। गंगा, जिसको पद्मा बोलते हैं बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र जिसको जमुना बोलते हैं, ये दोनों जब मिलती है नदी तो वही नदी मेघना कहलाने लगती है। ठीक है। क्या क्या, गंगा जिसे पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र जिसे जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, और यही दोनों मिल करके मेघना निर्माण करती है, मेघना बनाती है। ठीक है। बांग्लादेश में पद्मा और जमुना, मेघना जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो पद्मा और जमुना और मेघना, ये तीनों मिल करके, मतलब पद्मा और जमुना मिला, इसका नाम हो गया मेघना, और मेघना ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है दोस्तों, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इसके पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है, जिसे जो है 26 रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। ठीक है, 26वां रामसर स्थल घोषित किया गया है दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जो सुंदरवन का डेल्टा है उसे 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये माजुली नदी के बारे में बहुत पूछता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। माजुली नदी द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। यह ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से बना है। किससे बना है, ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से बना है। इसका क्षेत्रफल 752 किलोमीटर स्क्वायर है, जिससे 1.5 लाख जनसंख्या निवास करती है। 1.5 लाख के करीब जनसंख्या निवास करती है माजुली द्वीप में। इसे 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और इसे असम का जिला घोषित कर दिया। ये जो माजुली है 2016 में गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों, और इसे असम का एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। 2016 के पहले यह जोरहट जिले का एक भाग था। नेक्स्ट क्या है, बाढ़ के कारण कुछ बाढ़ जो आते हैं इसका क्या कारण है, एवं वनों के कटाव के कारण, बाढ़ के कारण और वनों के कटाव के कारण माजुली जो नदी द्वीप है सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है माजुली द्वीप, ये छोटा सा दिख रहा है आपको, यही माजुली द्वीप है। देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये है मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ तिब्बत में देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको सांगपो कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दियांग, फिर उसको ब्रह्मपुत्र, और फिर उसे जमुना, और यहाँ गंगा इससे मिलती है जिसको पद्मा बोलते हैं, और जमुना और पद्मा मिल करके यहाँ मेघना का निर्माण करती है और सुंदरवन का डेल्टा का बनाती है। ठीक है, देखिए
जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इधर देखिए यहाँ शोभनाश्री है, मानस है और तीस्ता नदी हो गया। ऊपर से 3 नदी कौन कौन? शोभनाश्री, मानस और तीस्ता। और इधर से धनश्री, ठीक है, बराकर नदी भी जमुना ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और खूनी नदी ये है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सहायक नदी कौन कौन हो गया, अभी हम लोगों ने देखा। सहायक नदी हो गया, तीस्ता हो गया, मानस हो गया, शोभनाश्री हो गया, दिबांग हो गया, लोहित नदी जिसको खूनी नदी कहते हैं, धनश्री, बराकर नदी, बराकर नहीं दोस्तों, बराक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है। कौन कौन हो गया? तीस्ता हो गया, मानस हो गया, शोभनाश्री हो गया, दिबांग हो गया, लोहित जिसको खूनी नदी कहते हैं, धनश्री, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शोभनाश्री। कौन है दोस्तों? शोभनाश्री है। तीस्ता नदी बांग्लादेश और इंडिया के बीच विवादित है। तीस्ता नदी किसके बीच विवादित है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच विवादित है। यह नदी का उद्गम सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। कहाँ से? तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। 1983 में एक संधि के आधार पर भारत जो है 39% और बांग्लादेश 36% जल का प्रयोग करेगा, ठीक है। ये अधिकार मिला हुआ था और 25% शेष नदी में ही रहने का प्रावधान हुआ था। कितना दोस्तों? 39% बांग्लादेश, ठीक है, और 36% दोस्तों, भारत 39% और बांग्लादेश 36% जल का प्रयोग करने का अधिकार है। 25% शेष नदी में ही रहने का प्रावधान था। नेक्स्ट देखते। बांग्लादेश लगातार दावा करता है कि 14% जनसंख्या इस नदी पर निर्भर करती है, अतः इस एक्ट में सुधार करके, ठीक है, जो बांग्लादेश की उपयोगिता का प्रतिशत है उसे बढ़ाया जाए, पर भारत इसे सहमत नहीं है। प्रायद्वीप, भारत की प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप नदियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रायद्वीप नदियाँ एक मौसमी नदियाँ होती हैं जो वर्षा के जल पर निर्भर करती है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गम होता है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होकर के फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिमी नदी है। यह कैसी नदी है? यह पश्चिमी नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। यह भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। यह डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। पूछता है दोस्तों कि जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह नदी क्या निर्माण करती है? वह नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ये नदी मध्य प्रदेश में ऊंचे स्थानों से होकर बहती है। यह जब्बलपुर में स्थित घोड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। जब्बलपुर में स्थित घोड़ा घाट एवं धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये जो नर्मदा नदी है
दोस्तों ये जबलपुर में स्थित क्या क्या भोरा घाट और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। वर्तमान में सबसे शुद्ध गंगा के बाद नर्मदा नदी ही है। इसकी सहायक नदी तावा नदी, दूधी नदी, शेर, शक्कर नदी है। ठीक है। एक आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन चला 1961 में। सरदार सरोवर बांध के निर्माण को नेहरू जी ने शुरू किया। गुजरात में बड़ोदरा नंदगांव में, गुजरात के बड़ोदरा के नंदगांव में ये पड़ता है दोस्तों सरदार सरोवर बांध। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रहने का व्यवस्था नहीं किया गया। इसके कारण इसका विरोध शुरू हो गया। 1985 में नर्मदा बचाओ समिति का गठन किया गया। ठीक है। 1989 में मेधा पाटेकर के द्वारा बांध के निर्माण का विरोध करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। 1996 में जो है इसे बंद कर दिया गया। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती है। नर्मदा नदी किसके किसके बीच? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती है। ताप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होती है। मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है और यह भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर के, गुजरात से होकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है दोस्तों, सूरत बहुत प्रख्यात है। किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। इसकी जो ताप्ती नदी की सहायक नदी है गिरना नदी है, पंजाई नदी है, गोमाई नदी है। ठीक है। मासूम नदी इसकी सहायक नदी है। महानदी इसका उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है दोस्तों। ठीक है। ये धारा जिला मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ? धारा जिला मध्य प्रदेश से। यह पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी नदी है। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी? तीसरी नदी है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। यह भी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उससे गुजरात और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या क्या देखा हम लोगों में? 3 नदी देखा दोस्तों। एक तो नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया और माही नदी हो गया। ये तीनों राजस्थान से मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान से गुजरात, गुजरात से खंबात खाड़ी में गिर जाती है। यह राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको याद रखेंगे। माही नदी राजस्थान में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में कर्क रेखा को काटती है। कहाँ काटती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। राजस्थान में इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। इसे बांगड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा में माही से 3 नदी का मिलन होता है। कितने नदी का? 3 नदी का मिलन होता है। बांसवाड़ा में बेनेश्वर, जो बांसवाड़ा है दोस्तों, ठीक है, बांसवाड़ा है, बेनेश्वर में इस नदी में जाखम नदी मिलती है और सोन नदी का मिलन होता है। 3 नदियों का संगम। कौन कौन नदी? ठीक है, जाखम, सोन और माही। ये 3 नदी, माही, जाखम और सोन नदी, या जहाँ मिलन होता है वहीं आदिवासियों का कुंभ का कहा जाता है। इसको आदिवासियों का कुंभ का मेला यहाँ लगता है। आदिवासियों का कुंभ। लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के
अजमेर की अरावली श्रेणी से होती है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर के अरावली श्रेणी से होती है। उद्गम स्थल इसे सागरमती नदी कहा जाता है। ठीक है। गोविंदगढ़ में जो सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसका नाम लूनी नदी हो जाता है। सागरमती और सरस्वती जब मिलती है तो इसका नाम लूनी नदी हो जाती है। इसकी लंबाई 494 किलोमीटर है। लूनी नदी की सहायक नदी बंदी नदी हो गया, सुकड़ी नदी हो गया, जवाई नदी हो गया, खारी नदी। ये जो नूली नदी का जो लूनी नदी का क्या है? सहायक है। साबरमती नदी, यह उदयपुर राजस्थान का एक पहाड़ी से निकलती है जो राजस्थान से होकर के गुजरात से होकर के खंबात वे ऑफ खंबात में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात के अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जो साबरमती के किनारे स्थित है कौन सा शहर? अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसे प्रदूषित नदी माना गया है। गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होकर छत्तीसगढ़ से होकर तेलंगाना से होकर आंध्र प्रदेश और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लंबाई में भारत की दूसरी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसको वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं दोस्तों। इसको गोदावरी नदी को मैप के माध्यम से देखते हैं गोदावरी नदी को। ये देखिए गोदावरी नदी है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है। महाराष्ट्र से निकल करके ये जो है किधर चली जाती है? ये वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। आगे देखिए, अजंता की पहाड़ी से पुरानी नदी इसमें मिलती है, सहायक नदी है इसकी। बालघाट पर्वत से मंजीरा नदी मिलती है। ठीक है। उसके बाद प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, ठीक है, ये नदी मिलती है। गोदावरी नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नासिक कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिंधवा पहाड़ी से होती है। यह 2 राज्यों से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 880 किलोमीटर लंबा है। महानदी 880 किलोमीटर लंबा है। संबलपुर, यहाँ हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, महानदी पर ही, जो उड़ीसा में स्थित है। संबलपुर बांध कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड संबलपुर में हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में स्थित है, किस पर बना है? महानदी पर बना है। कटक है उड़ीसा का, ये महानदी का मुहाना पर स्थित है। कटक कहाँ है दोस्तों? कटक जो है महानदी के मुहाना पर स्थित है। इसकी सहायक नदी हो गया ओरंग नदी, तेल नदी और शिवनाथ नदी, इसकी सहायक नदी है। इस नदी घाटी में कोयले का भंडार पाया जाता है। कौन नदी? माही नदी। उसके बाद स्वर्ण रेखा। एक बार लास्ट में अंतिम में सभी नदी के बारे में देखेंगे मैप के माध्यम से दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी को गोल्डन नदी भी कहा जाता है।
स्वर्ण रेखा नाम ही है इसका। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार रांची से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार रांची से होता है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल और फिर उड़ीसा में बहती है। ठीक है, रांची, सिंहभूम, मेदिनीपुर, ठीक है, बलसोर में बहती है। यह कॉपर खनन क्षेत्र से गुजरती है। कहाँ से? कॉपर खनन क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए यह प्रदूषित हो जाती है। इस नदी में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। यही नदी स्वर्णरेखा नदी ही हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी कांची है, ठीक है, करकई है, राणू है, दुलंगती नदी है आदि है। उसके बाद कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। यह नदी गोदावरी के समानांतर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, गोदावरी के समानांतर बहती है। तो गोदावरी के समानांतर बहेगी तो महाराष्ट्र से कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर में। सॉरी दोस्तों, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच केजी बेसिन है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन बोलते हैं। गोदावरी और कृष्णा के बीच केजी बेसिन बोला जाता है। केजी बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। केजी बेसिन क्या है? भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। यह उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है। इसकी सहायक नदी जो है केन्या हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया आदि हो गया। उसके बाद एक लास्ट नदी देखते हैं, कावेरी नदी। ठीक है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। यह पश्चिमी घाट का एक भाग है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। सॉरी दोस्तों, इसका अपवाह तंत्र केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में फैला हुआ है। यह तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है, जिसे दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। ये कावेरी नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है दोस्तों, इसे दक्षिण भारत की बगीचा कहा जाता है। कर्नाटक पश्चिमी घाट तथा तमिलनाडु पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तथा तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यह नदी पूरे वर्ष जल भरी रहती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का सदानीर नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत का सदानीर नदी किसको कहते हैं? कावेरी नदी को, क्योंकि यहाँ गर्मी और बरसात दोनों में वर्षा होती है, जिसके कारण ये नदी भरी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी की लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है कबानी नदी, ठीक है, हथमाती नदी, अमरावती नदी, अर्कावती नदी आदि है दोस्तों। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत में यह पवित्र नदी है और जल की मात्रा भी वर्ष भर रहती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह नदी कर्नाटक तमिलनाडु के बीच विवादित है। अब पूरी नदी को एक साथ देखते हैं दोस्तों। पूरी नदी को हम लोग एक साथ देखेंगे मानचित्र के माध्यम से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, यह चिमायुंग ग्लेशियर, यहीं से सिंधु नदी इधर से होते हुए इधर पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके बाद यहीं ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी इधर से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और फिर इसी चिमायुंग ग्लेशियर से सतलज नदी निकलती है, जो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है,
उसके बाद उसके बीच में झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है, ठीक है। ये सब है। फिर यहीं से उत्तराखंड से ये गंगा नदी निकलती है और ये यहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर जमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। महानदी देखिए दोस्तों, ये इधर से इधर बहती है, महानदी है। यही गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है। 3 नदी नीचे का देखिए। तो ये जो नदी है, ये सब नदी जो कहलाती है प्रायद्वीप नदी कहलाती है। नीचे की नदी प्रायद्वीप नदी और ऊपर का जो नदी है दोस्तों, इसे जो है हिमानी नदी बोला जाता है, ठीक है। तो हिमानी नदी में हिमालय माने बर्फ़ से कौन कौन निकलती है? ग्लेशियर से सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, ठीक है, यमुना नदी हो गया। ये सब ग्लेशियर से निकलती है। बाद बाकी जो है प्रायद्वीप नदी कौन कौन है? लूनी नदी है, सरस्वती नदी है, माही नदी है। यही माही नदी कर्करेखा को 2 बार कटती है। नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली ये सब नदी है, सरस्वती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक है। नीचे 3 नदी है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो ये सभी नदी भारत के नक्शे में आप देखें, इसको आप बहुत ध्यान से एक बार देखिए, ठीक है। एक बार बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं, ये इधर ऊपर में जो है कैसे कैसे कौन कौन नदी है, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को अपनी नोट्स पढ़ करके आपको कुछ से कुछ ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऊर्जा के साथ वीडियो बना पाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।